हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए गणित में जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो गणित के चैप्टर 2 को हमने पढ़ाया था और हमें उम्मीद है कि आपको वो चैप्टर आपको पसंद आया होगा। और आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं कक्षा 12 फिजिक्स भौतिकी में आपका इकाई फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अध्याय फर्स्ट। इसमें हमको पढ़ना है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश की अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत आवेश की अंग्रेजी हो जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज और तथा एंड वैद्युत क्षेत्र की अंग्रेजी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं घर्षण। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है घर्षण वैद्युत। ध्यान से देखा जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। घर्षण वैद्युत तो मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है घर्षण, जिसकी अंग्रेजी होती है फ्रिक्शन। आप लिख सकते हैं जैसे घर्षण की अंग्रेजी होती है फ्रिक्शन, FRICTION फ्रिक्शन। और ये दूसरा शब्द हो जाएगा इलेक्ट्रिक। अब हमको समझना ये है कि घर्षण क्या है। तो आप जानते तो घर्षण क्या होता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से रगड़ी जाए या ऐसे जब रगड़ा जाता है तो उस कंडीशन में ये फ्रिक्शन कार्य करता है। घर्षण बल के बारे में पढ़े थे आप लोग कि वह बल जो एक वस्तु को जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने से रोकता है तो ऐसे बल को हम क्या करते हैं घर्षण बल, यानी वह बल जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने से रोकता है तो उसे हम घर्षण बल करते हैं। लेकिन यहाँ हमको घर्षण से स्पष्ट है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से रगड़ खाती हैं उस कंडीशन में यह घर्षण उत्पन्न होता है। और घर्षण से जो आवेश उत्पन्न होता है, यानी उसके फलस्वरूप जो आवेश उत्पन्न होता है, यानी उसके कारण जो है वैद्युत के गुण आ जाते हैं। तो कहने मतलब है आप कह सकते हैं कि वह कारण जिससे कि उनमें यह गुण उत्पन्न होता है, जिससे ये वस्तुएं क्या होती हैं आवेशित होती हैं। जैसे आप थोड़े से इतिहास के बारे में चलते हैं कि आज से 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक, आज से ध्यान दीजिएगा, आज से 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थे। 2500 वर्ष पहले इनका नाम याद रखेंगे यूनानी दार्शनिक का नाम क्या था, थेल्स। यूनानी दार्शनिक थेल्स। इन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से जो ऊन ना या कह सकते हैं रेशम की वस्तु या ऊन से, जब अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं में आवेशन के गुण आ जाते हैं। यानी आज से 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, जब ऊन से रगड़ा जाता है तो उनमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज, तिनका इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने
करने का गुण आ जाता है, यानी आप देख सकते हैं कि ये जो आवेशन की जो व्यवस्था थी आज से लगभग 2,500 कर सकते हैं, यानी 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को किसी ऊन से यानी ऊन से रगड़ा जाता है तो उस अंबर नामक पदार्थ में हल्की वस्तुओं जैसे कागज, तिनका इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी आप देखे होंगे अगर कंघे को भी आप बाल में अगर आप घुमा दें और कंघे के पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े अगर लेकर जाएं तो वह कागज के टुकड़े को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। इसी गुण को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत कह सकते हैं। यानी यह गुण जो होता है उसी के कारण होता है, यानी वह वस्तुएं विद्युतमय हो जाती है। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा सन 1600 यानी 1600 ईस्वी में इसके बाद जो है कुछ वर्षों तक लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। थेल्स ने कह दिया, यूनानी दार्शनिक थेल्स ने कह दिया कि जब अपन नामक पदार्थ को से रगड़ा जाता है तो हल्की वस्तुओं जैसे कागज, कीमती इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। लेकिन ये कुछ वर्षों तक जो है इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया और 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के 1600 ईस्वी में कह सकते हैं इंग्लैंड के डॉक्टर गिलफोर्ड इंग्लैंड के थे ये गिलफोर्ड ने 1600 ईस्वी में अपने प्रयोग इन्होंने क्या किया, प्रयोगों द्वारा यह बताया कि ध्यान दीजिएगा यह 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा था। उसके बाद कुछ बीच के समय अंतराल में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलफोर्ड ने प्रयोग द्वारा यह बताया कि यह जो गुण है अंबर को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो उनमें हल्की वस्तुओं के गुण आ जाते हैं। तो इन्होंने यह कहा कि यह अंबर में ही बस संभव नहीं है, अंबर के अतिरिक्त कांच, आबनूस बताया कि जैसे कांच की वस्तुएं हो, आबनूस हो, एबोनाइट हो गया इत्यादि के अंदर भी यह गुण पाया जाता है। इनको भी जब हम किसी वस्तु से इनको रगड़ते हैं तो इनमें भी ये गुण आ जाता है। जैसे इसमें प्रयोग हुआ कि जैसे मान लेते हैं ये ऊनी वस्त्र ले लेते हैं, ऊनी वस्त्र हो गया, ये ऊनी वस्त्र हो गया और हम ये ले लेते हैं कांच की छड़। ठीक है, जब ऊनी वस्त्र से कांच की छड़ को या ऊनी वस्त्र से ये अंबर नामक पदार्थ, अंबर ले लीजिए चाहे कांच ले सकते हैं, अंबर ले लेते हैं। अंबर को जब ऊनी वस्त्र से जब अंबर को रगड़ा जाता है तो होता क्या है कि ये दोनों आवेशित हो जाते हैं। कारण देखिए, जब ये ऊनी वस्त्र है, ये अंबर है, तो इस समय ये दोनों वस्तुएं विद्युत उदासीन होती हैं, यानी इन पर कोई आवेश नहीं होता, न ये आवेशित होती है न ये आवेशित होती है। लेकिन जब इनको रगड़ा जाता है तो इनके आवेश यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वह इनके में चले जाते हैं ऊनी वस्त्र में, और ऊनी वस्त्र जब इनके इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएंगे तो ये ध्यान दीजिएगा जब किसी वस्तु में समान अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह ऋणावेशित हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणी होता है और जब ऋणी होगा तो ऋणावेशित होगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि इसमें के इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और इसमें के इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं तो स्वाभाविक इसमें धन आवेश की संख्या बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब यह जब रगड़ा जाता है तो इसमें के इलेक्ट्रॉन ऊनी वस्त्र में चले जाते हैं और इसके फलस्वरूप ये ऋणावेशित हो जाता है और ये क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। लेकिन अगर ये तो हो गया, अगर मान लीजिए एक और अंबर की छड़ को ले लेते हैं, एक और अंबर ले लेते हैं,
ये और उसके बाद क्या होगा कि अंबर की छड़ को एक बार पुनः ऊनी वस्त्र से रगड़ा गया, यानी 2 अंबर की छड़ लिए, 2 अंबर की छड़ ले सकते हैं या 2 कांच की छड़ ले सकते हैं। दोनों कांच की छड़ों को या अंबर की छड़ों को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद एक दूसरे के पास लाते हैं तो इनके अंदर आकर्षण का गुण नहीं होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण का, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। जैसे आप चुंबक में देखे होंगे कि विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ऐसे ही जब अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है, एक अंबर की छड़ को, इसी प्रकार दूसरे अंबर की छड़ को भी ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है, तो और जब इन दोनों को एक पास लाते हैं तो इनके में क्या होता है, प्रतिकर्षण के गुण आ जाते हैं। कौन गुण, यानी एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इनमें गुण होता है प्रतिकर्षण का, ध्यान दीजिएगा, प्रतिकर्षण का, यानी इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी तरह से मान लेते हैं अगर हम बिल्ली की खाल लें, बिल्ली की खाल को एबोनाइट ले सकते हैं, एबोनाइट ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार अगर बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से अगर हम दोनों को, यानी बिल्ली की खाल में एबोनाइट जो नामक पदार्थ है, इस एबोनाइट को बिल्ली की खाल में क्या करें, उसको ऐसे रगड़ें, तो रगड़ने पर क्या होगा कि एबोनाइट के जो ऋणावेश हैं वह किस में आ जाते हैं, बिल्ली की खाल में आ जाते हैं, और इसके जो जिसकी वजह से ये धनावेशित हो जाता है। तो कहने मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा कि किसी एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं कि एक पर धनावेश होगा और एक पर ऋणावेश होगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो दाता होता है, जो दाता होता है वही धनावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो अंबर को जब दो अंबर की छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ा गया तो उनमें प्रतिकर्षण के गुण आ गए, और जब एबोनाइट की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो इनमें भी विपरीत आवेश चढ़ जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो फिर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं एक वैद्युत की परिभाषा में लिखा है कि वह कारण जिससे वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के गुण उत्पन्न हो जाते हैं वैद्युत कहलाते हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का मतलब हमने आपको बताया है कि अभी अंबर की छड़ को जब ऊन से रगड़ा जाता है, जब अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं तो या तो उसमें देखा जाता है कि अंबर नामक पदार्थ में हल्की वस्तुओं जैसे कागज, तिनका इत्यादि को अपनी तरफ खींचने यानी आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो उसी गुण को ही हम क्या करते हैं, वैद्युत कहलाता है। हमने परिभाषा लिखा, वह कारण जिससे वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है वैद्युत कहलाता है। और किसी पदार्थ के वैद्युतमय होने से वह पदार्थ क्या होता है, आवेशित हो जाता है। जब वो वस्तु वैद्युतमय होती है तभी वो आवेशित होती है। अब वह आप या तो उसको आप उन दोनों वस्तुओं को रगड़ के भी कर सकते हैं या किसी बाह्य स्रोत से उन पर आवेश बढ़ाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके परिभाषा में लिखा कि वह कारण जिससे वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के गुण उत्पन्न हो जाते हैं वैद्युत कहलाता है। और किसी पदार्थ के वैद्युतमय होने से, यानी वैद्युत का मतलब वैद्युत कहलाता है, और किसी पदार्थ के वैद्युतमय होने से मतलब यानी उस पर आवेश आने से, किसी पदार्थ के वैद्युतमय होने से वह पदार्थ क्या होता है, आवेशित हो जाता है। अब इससे निकल कर आता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यानी कहने मतलब यह है कि जब अंबर नामक पदार्थ के 2 छड़ों को लिया गया था और दोनों को जब एक दूसरे के पास लाया गया तो कुछ वो छड़ क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वो जैसे इसका मतलब क्या है कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो अंबर की जो छड़ था, 2 छड़ था, दोनों को जब एक पास लाया गया और दोनों पदार्थों को, दोनों अंबर के छड़ों को ऊन से रगड़ा गया था और दोनों अंबर की छड़ों को जब एक पास लाया गया तो उनके मध्य जो प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। और फिर इधर बिल्ली की खाल से जब आपूस की छड़ को बिल्ली की खाल में जब आपूस की छड़ को बिल्ली की खाल में जब उसको रगड़ा गया था और वहाँ से जब छड़
उस छड़ को और कांच की छड़ को जब एक पास लाया गया, यानी अंबर की छड़ को और वो क्या कहते हैं आपनूस की छड़ को जब एक पास लाया गया तो उनमें आकर्षण के गुण आ जाते हैं। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है, और समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी समान आवेश अगर होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेश होंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी ध्यान दीजिएगा। तो आवेश के प्रकार आप लिख सकते हैं। आवेश देखिएगा दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश देखिएगा दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है, दूसरा क्या होता है, धनावेश या धनावेश, और दूसरा होता है ऋणावेश। तो कहना मतलब धनावेश मतलब यह है कि आप कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में समान अवस्था से उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, जब कोई पदार्थ अपने समान अवस्था से किसी पदार्थ को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देता है, तो जिसको वह देता है वह ऋणावेशित होती है तथा जो देता है वो क्या होती है, धनावेशित होती है। तो कहने मतलब यह है, आप देख सकते हैं जब किसी पदार्थ से समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन रगड़े जाने पर, या कह सकते हैं जब दो वस्तुओं को रगड़ने पर जिस वस्तु में समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है या कम हो जाती है, तो उसे धनावेश तथा ऐसे वस्तु धनावेशित होते हैं, तथा ऐसे वस्तु कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो वस्तुओं को रगड़ने पर जिस वस्तु से समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, इसको हम संख्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो उसे धनावेश करते हैं। यानी जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होंगी वो धनावेश होंगी, और जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो उसे क्या कहेंगे, ऋणावेश। ऋणावेश। और यहीं से आप बना सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को रगड़ने पर जिस वस्तु में समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, आप कह सकते हैं समान अवस्था से जिस वस्तु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है, ऋणावेश। बढ़ना ऋणावेश तथा ऐसे पदार्थ ऋणावेशित पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए इसके बाद है आवेशों के गुण समझ लेते हैं। तो आवेश के कुछ गुण होते हैं, जैसे आवेश के अंदर क्या होता है, आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के गुण पाए जाते हैं। पहली बात
आवेशों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों के गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विजातीय यानी जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तथा जो समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो जब आकर्षित करेंगे तो उनके मध्य कौन बल कार्य करेगा, आकर्षण का बल कार्य करता है। और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसलिए उनके मध्य कौन बल कार्य करता है, आकर्षण का। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, विपरीत प्रकार के आवेशों में, विपरीत प्रकार के जो आवेश होंगे तो उनके मध्य विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनके मध्य आकर्षण का बल कार्य करता है, और समान प्रकार के आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। तो आवेश का गुण हो गया कि सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और साथ ही साथ जो आवेश होते हैं उनको हम जोड़ भी सकते हैं, यानी योग का नियम भी कार्य कर, उनमें योग का नियम भी कार्य करता है। जैसे अगर Q है और धन 2Q है, इनको अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3Q। यानी ये आवेश जो है योग के नियम का भी पालन करते हैं आवेशों। तो इस तरह से जो आवेश के गुण आप क्या बता सकते हैं, आवेश का पहला गुण होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं उनके मध्य आकर्षण का बल कार्य करता है, और समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनके मध्य जो है क्या हो, प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। आवेशों को हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आवेश के गुण होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता क्या है। आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो कहने मतलब प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो अणु से मिलकर बना होता है। तो पहले ये जान लीजिएगा, पहले तो ये जानिए छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है, परमाणु। परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु, और अणु के मिलने से क्या बनता है, पदार्थ। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन संकल्पना यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में हम इसको जानने का प्रयास करते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में जान लीजिए कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। यानी पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ किससे मिलकर बनता है, यानी अणु से, और अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से। ध्यान दीजिएगा, यानी परमाणु के मिलने से अणु बनता है और अणु के मिलने से पदार्थ बनता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वह अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी अणु से मिलकर बने होते हैं, और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। और परमाणु में एक सूक्ष्म केंद्रित स्थान होता है। जैसे मान लीजिए परमाणु है, और परमाणु में एक सूक्ष्म केंद्रित स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में ध्यान दीजिएगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे समझते हैं, ये मान लेते हैं परमाणु है, परमाणु में एक सूक्ष्म केंद्रित स्थान है जिसे हम नाभिक कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन का आवेश देखिएगा, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन को E- लिखते हैं, इसका होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब आप देख सकते हैं ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, एक पास ला रहे हैं, ये धन में ऋण एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी 0 हो जाएगा। तो इसलिए कोई पूछे कि नाभिक की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताएं कि नाभिक उदासीन होता है। लेकिन अगर परमाणु की प्रकृति पूछा जाए, और ये नाभिक के चारों तरफ वृत्ति कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणावेश होती है, लेकिन अगर हम जैसे मतलब आधुनिक इलेक्ट्रॉन से कल्पना जब निकल जैसे इसको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता क्या है, तो याद रखेंगे प्रत्येक पदार्थ जो होता है वह अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और परमाणु में एक सूक्ष्म केंद्रित स्थान होता है जिसे नाभिक कहते हैं,
जहाँ परमाणु का समस्त धनावेश केंद्रित होता है, वह नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इसलिए नाभिक की प्रकृति कैसी होती है? धनावेशित होती है। नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणावेश होती है। अब ये ऋण और ये धन यानी प्रोटॉन और ऋण इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में होते हैं। अब दोनों को मिला दिया जाए तो उदासीन हो जाते हैं। इसलिए परमाणु की जब कोई प्रकृति पूछेगा तो आप उदासीन बताइएगा, जबकि नाभिक की कोई प्रकृति पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? नाभिक की प्रकृति धनावेशित बताइएगा। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ में आता है वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है? तो आप पढ़े हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। उसी तरह से आवेश संरक्षण का नियम भी कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल यह होता है कि जब एक पॉजिट्रॉन यानी एक पॉजिट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन, जब एक पॉजिट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से संयोग कराते हैं तो दो गामा प्रोटॉन इसको कहेंगे गामा प्रोटॉन। गामा प्रोटॉन मतलब एक पैकेट या बंडल होता है। गामा प्रोटॉन इसको ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। आवेश वैद्युत आवेश का संरक्षण ये है। वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी इसके पहले मैं बताया हूँ ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े थे। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। उसी तरह से वैद्युत आवेश का संरक्षण है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब एक पॉजिट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से संयोग कराते हैं तो पॉजिट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। ये धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो दो गामा प्रोटॉन ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये इसका नाम है पॉजिट्रॉन और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मतलब ये जितने आवेश इसमें होते हैं उतने ही आवेश इसमें होते हैं। फर्क क्या होता है? ये धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, एक दूसरे से ऋणावेशित हो जाते हैं। तो यानी दोनों मिल गए तो इसके फलस्वरूप इधर भी उदासीन हो जाता है, इधर भी उदासीन हो जाता है। तो कहने मतलब ये है कि आप इतना जानिए कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी को हम वैद्युत आवेश का संरक्षण करते हैं, जिसमें आपको एक एग्जाम्पल बताए हैं कि जब एक पॉजिट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन अध्ययन संयुक्त लाते हैं तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे का विनाश करके जो है दो गामा प्रोटॉन ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। इसी को हम क्या कर सकते हैं? वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।